Hello students, this is Surya Pratap Singh and here I am to begin with the lecture number 4 of the chapter 5 Laws of Motion. ठीक है, तो 3 लेक्चर्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं और हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंटम पढ़ा था, तो आज हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अच्छा जी, बेसिकली अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में. ठीक है, 9th क्लास में आपने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ 9th क्लास की चीजें, हालांकि मैं दोबारा बताऊंगा सारी चीजें, पर 9th क्लास में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. Force is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum. मतलब बेसिकली न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये एक काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ फोर्स है. ये फोर्स को समझाता है कि फोर्स क्या है. ठीक है, तो कल मैंने एक एग्जांपल लिया था, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था. उस एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि बड़ा स्टोन गिर रहा था तो हमारा ग्लास टूट जा रहा था और छोटा स्टोन जो गिर रहा था तो हमारा ग्लास नहीं टूट रहा था. ठीक है, तो बड़े स्टोन के पास मैंने ऐसा समझाया था कि नीचे वेलोसिटी तो सेम है पर इसका मास ज्यादा है, तो नीचे पोजीशन पे बड़े स्टोन के पास मोमेंटम ज्यादा है, और मोमेंटम ज्यादा है यानी कि वो उस पर्टिकुलर ग्लास पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस वजह से जो ग्लास था वो ब्रेक हो जा रहा था. ठीक है, अच्छा, यानी कि मोमेंटम डिफाइन करता है फोर्स. बॉडी का जो मोमेंटम है वो, जैसे अगर मैं यहाँ से दौड़ के जाऊं और सपोज कोई सामने एक दीवार हो और दौड़ते हुए जाऊं, दीवार नहीं, सपोज थर्माकोल की बनी हुई दीवार है और दौड़ते हुए जाऊं, तो अगर ज्यादा तेज दौड़ते हुए जाऊंगा तो क्या पता वो दीवार गिर जाए, टूट जाए, है ना, और क्या पता धीरे दौड़ के जाऊंगा तो सिर्फ दीवार गिरे पर टूटे ना, है ना, तो फटे ना, ऐसा. या मतलब बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो. ठीक है, कि कोलिजन्स वाले जितने भी हैं, कोई दो गाड़ी हैं, जितनी ज्यादा तेज चल के आएंगी उतनी तेज टक्कर होगी, उतना बड़ा कोलिजन होगा, उतना ज्यादा एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी. तो यानी कि मोमेंटम ज्यादा होगा. जैसे अगर मेरा मोमेंटम ज्यादा है तो मैं जिससे भी टकराऊंगा उस पर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा. बोलो सही बात है ना. यानी कि मोमेंटम कहीं ना कहीं लिंक्ड है फोर्स से, है ना. तो न्यूटन जो थे वो ऐसा ही सोच रहे थे और उन्होंने सोचते 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 फोर्स की एक डेफिनेशन दी. उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. उन्होंने एक लॉ दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ. मेनली न्यूटन का सेकंड लॉ ही सब कुछ है. अगर आपको सेकंड लॉ समझ में आ गया तो आप ऐसा समझिए न्यूटन के बाकी के दोनों लॉ भी आ गए, क्योंकि सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ आ जाएगा और सेकंड लॉ से ही हम थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं और फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं. कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल ये है. ठीक है, तो सेकंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ न्यूटन. और आप लोगों ने इससे पहले जो रटा हुआ है सेकंड लॉ वो आपने ऐसा रटा है, F इक्वल टू एम ए इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. ये गलत है. ठीक है, आज के बाद कभी ना बोले F इक्वल टू एम ए इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. F इक्वल टू एम ए इज द कंडीशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. ठीक है, एक कंडीशन है वो. अब वो कैसे आएगी, क्या आएगी, वो हम देखते हैं. पर F इक्वल टू एम ए इज नॉट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए. अच्छा, तो है क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में. ये चीज, ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में, और आपने 9th क्लास में F इक्वल टू एम ए भी प्रूफ किया था, है ना. पर F इक्वल टू एम ए 9th क्लास में तो चलो हमेशा वैलिड हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं बताते हैं, पर यहाँ पर मैं उसके अलावा और कुछ बताने वाला हूँ. क्लियर है? तो देखें ध्यान से. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सही है भाई, बढ़िया है एकदम, चलो बढ़िया है. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ऐसे. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ?
किसी का भी रेट ऑफ चेंज बोला जाए ना, तो मतलब उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये जो चीज लिखी हुई है इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम इन अ पर्टिकुलर टाइम। एक मोमेंटम में कितना चेंज आया, एक किसी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया विद इन सम टाइम इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अच्छे से एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज एक बॉडी थी, एक बॉडी को इधर मैंने वेलोसिटी सपोज कुछ भी दे दी, एम मास की बॉडी थी, सपोज एम मास की बॉडी थी, मैंने इधर वेलोसिटी उसको दे दी यू, इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी। फिर मैंने इस पे कुछ ऐसे फोर्स लगा दिया तो इसका एक्सेलरेशन, इसमें इसको एक्सेलरेशन मिला। तो इस बॉडी को जो एक्सेलरेशन मिला उसकी वजह से इसकी स्पीड जो थी वो कुछ चेंज हो गई, वो v हो गई, ठीक। और इतना होने में इसको टाइम लगा कुछ t। क्लियर है? सपोज वी हैव कंसिडर्ड अ बॉडी ऑफ मास m, okay, with some initial velocity u, okay. After that we apply a force F on that particular body, then there will be acceleration on that body. Due to this acceleration the velocity of the body changes and it changes to v in some time t. Clear है? कोई वेलोसिटी u से v बदल गई t टाइम में एक फोर्स लगाने पे। इतनी जो इंग्लिश मैंने बोली उसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। पर आपको स्टेटमेंट फ्रेमिंग करना भी सीखो आप। मेनली फिजिक्स में अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो स्टेटमेंट फ्रेमिंग आपको आनी चाहिए। जैसे ये पर्टिकुलर सिचुएशन थी, इसको मैंने स्टेटमेंट में कैसे बोलना है मैंने अभी बोल के दिखाया, बिल्कुल वैसे ही आपको बोलना है कि सपोज वी हैव कंसीडर्ड अ बॉडी ऑफ मास m, मैंने एक बॉडी ली मास m की, यूज की इनिशियल वेलोसिटी मान ली, उस पे कोई फोर्स लगाया तो उस वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई, ठीक है। अब u से v वेलोसिटी हुई t टाइम में, तो एक्सेलरेशन इस बॉडी का आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। बोलोगे नहीं बोलोगे? सही बात, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम u टू v इन टाइम t। हम पढ़ चुके हैं, अगर u से v वेलोसिटी चेंज होती है किसी भी टाइम t में तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी लिखते हैं। सही बात है, चलो बढ़िया। अब यहां पे क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। इस चीज को हम कैसे लिखते हैं? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या अपॉन टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक ही बात है, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो प्लीज डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से पढ़े, अदरवाइज आपकी फिजिक्स बहुत वीक रह जाने वाली है। डिफरेंशिएशन इन इंटीग्रल कैलकुलस इज मस्ट फॉर फिजिक्स, ठीक है। शायद सर ने पढ़ाया होगा, है ना, आपके जो भी टीचर थे पहले, तो कोई नहीं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यानी न्यूटन ऐसा कह रहा था, न्यूटन सर जो भी थे, न्यूटन जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो ऐसे कह रहे थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब एक बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ अपॉन कितना टाइम में हुआ, ये चीज के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तो अब ये डेफिनेशन तो सीख लेंगे, पर पहले तो मैं ये समझूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, कैसे समझ सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम फोर्स। अगर आप फोर्स को समझें तो देखो, जैसे दो चीजें हैं, सपोज मैं हूं और सपोज एक ये मार्कर है, ठीक। तो आप बताओ, आप किसको धक्का दोगे तो वो आसानी से हिल जाएगी वो चीज। मुझे धक्का दोगे तो शायद ज्यादा धक्का देना पड़ेगा तब जाके मैं हिलूंगा, पर इस मार्कर को तो थोड़ा सा धक्का देने पे ही हिल जाएगा। कहीं टेबल पे रखा हो, थोड़ा सा सर्कल मतलब ऐसे क्लिक करोगे तो वो अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज कर लेगा। यानी कि लाइट बॉडीज जो है और हैवियर बॉडीज जो है ना, लाइट बॉडीज को चलाना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू हैवियर बॉडीज। सिंपल है, ठीक। यानी लाइट बॉडीज का जो वेलोसिटी दिया मैंने, सपोज ये रखी हुई थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, यानी इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था?
जीरो, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी। सपोज मैंने इसको सपोज फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ऐसे एक फोर्स लगाया तो ये सीधा चलता चला जाएगा। तो जब ये सीधा चलता चला जाएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसके पास कुछ मोमेंटम आ गया होगा। क्लियर है? तो अब न्यूटन ने फोर्स को ऐसे बोला, उसने ऐसे समझाया कि देखो पता है फोर्स क्या होता है? फोर्स कुछ नहीं होता है। फोर्स इस बॉडी का जो मोमेंटम चेंज किया ना आपने कुछ टाइम में, वही फोर्स है, वही फोर्स है। अब फोर्स और भी पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकता है कि आसपास क्या थी, हवा क्या था, ये वो था, तो उसके लिए प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, कुछ जो भी एरर्स हो रहे हैं उसके लिए ये कांस्टेंट लगा लो आप। ठीक है, पर न्यूटन ये कहना चाह रहा था फोर्स क्या है? किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज होना इन सम टाइम टी। यार फोर्स क्या था? तुमने जो इस पे लगाई वो चीज क्या थी? उसने क्या किया? उस फिजिकल क्वांटिटी ने इस बॉडी के साथ क्या किया? इसका मोमेंटम ही तो चेंज किया। यानी फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बहुत सिंपल सी चीज है ना? और अपन समझें, जो वो बॉडी गिर रही थी, एक हैवी स्टोन गिर रहा था, एक लाइट स्टोन गिर रहा था, तो इसका मोमेंटम में जो चेंज आया, ऊपर जीरो था, नीचे आते आते इसका कुछ था जो स्मॉल पार्टिकल था, पर बिगर पार्टिकल का नीचे आते आते मोमेंटम में चेंज ज्यादा था। तो इसका चेंज इन मोमेंटम बड़े पार्टिकल का ज्यादा था उस ग्लास पे गिरते वक्त, और स्मॉल पार्टिकल का ग्लास पे गिरते वक्त जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम क्या था अपना? वो कम था। तो एक का ज्यादा था, एक का कम था, यानी इसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा था और इसका चेंज इन मोमेंटम कम था। तो हम ये बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज ने ज्यादा फोर्स लगाया। सही बात है, क्योंकि फोर्स होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी। बात समझ में आई? तो इसलिए वो ब्रेक हो रहा था बड़े स्टोन के केस में, और छोटे स्टोन के केस में वो ब्रेक नहीं हो रहा था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप ले सकते हो फोर्स को समझने के लिए कि फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज जस्ट चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। क्योंकि इस प्रोपोर्शनल साइन तो न्यूटन ने दिया था जब, है ना, उसके बाद यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के न्यूटन ने कांस्टेंट लगाया के, और फिर उस के की वैल्यू 1 हो गई, जो भी अब मैं करने वाला हूँ। ठीक है, वो आप कर भी चुके हो 9th क्लास में। पर कहने का मतलब फोर्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी। ठीक है, फोर्स इज नॉट मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज नॉट मास इनटू एक्सेलरेशन, भूल जाओ। फोर्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है? ठीक, अभी प्रोपोर्शनल है, इसको हटा दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? अच्छा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पी, चेंज इन टी, चेंज को डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, तो डेल्टा से हम चेंज रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब अगर किसी एक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो चेंज इन पी इज व्हाट? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम इज व्हाट? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब इस इधर आ जाओ, हमने बेसिकली ये जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं, हमने एक बॉडी कंसिडर करी है एम मास की, ये इसी का कंसिडरेशन है। आप ऐसा समझो, ये डेरिवेशन जब आप करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कंसिडर अ मास एम, पूरा लिख ही देता हूं, रुको। यहां पे मैंने क्या कंसिडर किया है? कंसिडर अ मास एम विथ इनिशियल वेलोसिटी v, initial velocity u, when we apply force F on m, its velocity changes to v in time t। बात समझ में आई? वही चीज लिखी है, तुम खुद भी लिख सकते हो, नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, कंसिडर अ मास m with some initial velocity u, when we apply a force F on that body, its velocity changes to v in time t। ऐसा कंसिडरेशन आपने कर लिया, इतना मान लिया। उसके बाद आपने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज दिस। इसका मतलब ये, अब इसके बाद आप कर लो, इसके बाद आप ये चीज इस बॉडी की एक चीजें रखो यहाँ पे, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी फाइनल, कितना है फाइनल मोमेंटम, खुद से बताओ, फाइनल मोमेंटम इज एम वी, फाइनल मोमेंटम इज, सपोज ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा पी इनिशियल वो है आपका m इंटू यू, यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा पी फाइनल ये आपका m इंटू वी, क्लियर है, m इंटू वी m इंटू यू। तो यहाँ से आप अगर देखो तो इसको आप क्या लिखोगे, पी फाइनल यानी m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन टी फाइनल। अच्छा, यहां से यहां तक का टाइम हमने t माना है, मतलब यहाँ पे t 0 था और यहाँ पे टाइम t बराबर t है। अब टाइम को 0 सर कैसे, टाइम तो हमेशा 0 से शुरू होता है, कैसी फालतू बातें कर रहे हो सर। अरे यार ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में आपको चीजों को थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। टाइम इज ऑल्सो वेरिएबल, आप ऐसा बोल सकते हो, टाइम हमेशा शून्य से शुरू हो ऐसा जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। किसी को पूछना हो, जानना हो, गूगल करो, नहीं समझ में आता है मुझसे पूछो, है ना। कोई तो एम वी माइनस एम यू, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल मतलब टी माइनस 0, इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t था, t टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमने बोला f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, देखो कॉमन है ऊपर, तो v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलो सही है, सही है। यानी हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक फॉर्मूला हमें ये पता होना चाहिए। बात समझ में आई, एक फॉर्मूला हमें ये पता होना चाहिए, तो ये दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी है, ठीक है। इसके आगे की बात मैं बताता हूं, आप इतना नोट करो, पॉज करो, नोट करो। कैसे नोट करना है एक बार बता देता हूं आपको। न्यूटन सेकंड लॉ हेडिंग डालनी है, जो मैंने समझाया वो बात ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ हेडिंग डाल के आप यहां से नोट करो, कंसिडर अ बॉडी ये, उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दिस, पूरा ये, उसके बाद ये, दैट्स इट। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, समझ में आया ना कैसे कैसे उतारना है, ऑर्डर में उतारे। ओके, तो आई थिंक पॉज करके उतार लिया होगा सबने, नहीं उतारा है तो प्लीज उतार लें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, डस्टर कहाँ गया, कोई नहीं, डस्टर तो नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, डस्टर नहीं मिल रहा था तो उसको खोजने में ये मेरा 30 सेकंड चला गया। ओके, तो अभी हमने ये जाना कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, सही है। या फिर फोर्स, इससे हम पहुंचे कहां पे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अच्छा जी, अब यहां से तो चलो मैंने ऐसे समझा दिया आपको, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। आप यहां से अगर चीजें देखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नोट ही कर लो। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इसको के लिखा जाएगा, के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। और एसआई यूनिट्स में, इन एसआई यूनिट्स के की वैल्यू 1 होती है, मतलब बाकी सब चीजें अगर एसआई यूनिट में हो तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक। और इधर के लिए आप सेम चीज ऐसे लिख सकते हो, सेम का सेम, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, के एम ए लिख लो,
और फॉर एसआई यूनिट्स के लिए के की वैल्यू 1 हो गई, यानी एफ बराबर है, ठीक है। और ऐसा नहीं रखना है कि ये सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ से हमने डिराइव की है ये चीज, ये तो उसकी एक कंडीशन है कि एफ इक्वल टू एम ए भी हो सकता है। वो कंडीशन कब है क्या है वो अभी सब समझा रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कब कहाँ कैसे लगाना है वो सब अभी मैं बताता हूँ, जो आपने अभी लास्ट में नोट किया था उसके बाद आप ये नोट कर लें फटाक से। ऐसे ही लिखें, ऐसे करके दो फॉर्मूले लिख लें, ऐसे करके और ऐसे लिख लें, ठीक। ओके, तो इतना हुआ हमारा। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि देखो, हम समझ गए कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है कि नहीं। अगर स्मॉल चेंज होगा, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में अगर बहुत कम चेंज होता है तो मैं फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, dp बाई dt। इन स्मॉल टाइम भी लिख लो, बहुत छोटे से समय में बहुत छोटा सा चेंज हुआ मोमेंटम में, तो फोर्स क्या हो जाएगा उसके लिए, F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब ये डेल्टा p टेंड्स टू क्या हो गया, dp हो गया, और डेल्टा t टेंड्स टू क्या हो गया, dt हो गया। इसका मतलब ये है, ये काफी बड़ा चेंज है डेल p, और dp मतलब बहुत स्मॉल चेंज, फाइनाइट चेंज, एकदम बहुत ही छोटा सा चेंज, है ना। डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी होगी आपने तो आपको समझ आ रहा होगा, अदरवाइज प्लीज बोलना मुझे, मैं एक जूम पे क्लास ले सकता हूँ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो पूरी 11th की फिजिक्स गायब हो जाएगी भाई, ठीक है, वो हर जगह है। चलो, F इज इक्वल टू dp बाई dt। अच्छा, अब यहां पे आप देखो P क्या होता है आपका, व्हाट इज P? P is mv, clear? P is what? mv. P is what? mv. Okay. बेसिकली F इक्वल टू एम ए जो अभी हमने प्रूव किया वो हमने 9th क्लास के हिसाब से किया, डेल पी डेल टी, बिल्कुल 9th एकदम। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी 11th के कंसेप्ट्स के हिसाब से, तो हम समझ पाएंगे कि F इक्वल टू एम ए, आपने जो रटा है F इक्वल टू एम ए इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, वो गलत है। आप यहां से समझेंगे, देखें तो P बराबर ये। अच्छा, अब अगर खुद से बताओ आप, ये मास है, ये वेलोसिटी है। अच्छा, अगर इस स्टेप के बाद में अगर मैं बोल दूं इफ m बराबर कांस्टेंट, इफ m बराबर कांस्टेंट, या इफ v बराबर कांस्टेंट, या इफ बोथ आर वेरिएबल, m कांस्टेंट है और v वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, v कांस्टेंट है और यहां पे m वेरिएबल है, और यहां बोथ आर वेरिएबल है। कौन कौन? मास एंड वेलोसिटी। ध्यान से पढ़ो तो फोर्स को पढ़ा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये चीज कैसे पढ़ी जाएगी? डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। मोमेंटम की जगह ये चीज आ गई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग अपॉन dt, मतलब विथ टाइम t, विथ टाइम t। अच्छा, अब आपको बोला कि m कांस्टेंट हो, v वेरिएबल हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान से, m कांस्टेंट है, v वेरिएबल है, तो हमें पता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है वो डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाती है।
डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाती है। तो यानी कि ये जो चीज है इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद में यहाँ पे जो स्टेप आएगा वो ऐसा आएगा, m बाहर आ गया, dv बाई dt, सही है। और dv बाई dt क्या होता है बच्चों, आपको पता है dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज dv बाई dt? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो F इक्वल टू ma तो तभी वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो, अदरवाइज F इक्वल टू ma वैलिड नहीं है। बात समझ में आई? इफ m इज कांस्टेंट देन F इक्वल टू ma। बोलो सही है? सही है सर। अच्छा, अगर m वेरिएबल हो जाए और v कांस्टेंट हो जाए, अच्छा तो ऐसे में क्या फॉर्मूला बनेगा? ऐसे में ऐसा बनेगा, देखो F बराबर आपका v कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो dm बाई dt। अच्छा, dm बाई dt कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो जाएगा। तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मास बोल सकता हूं कि किसी में से मास कैसे चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, मास अपॉन टाइम, चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, तो इसका ये फॉर्मूला ऐसे, F बराबर vdm बाई dt, जब ये है। क्लियर है? बोथ आर वेरिएबल। मैथ्स पढ़ रहे हैं, अब ये फिजिक्स तो है ही नहीं, यहाँ के बाद तो हम ये मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, जो आप 12th में मैथ्स में पढ़ोगे। बाकी 11th में फिजिक्स में ये चीज पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग में। अगर आपको पढ़ाई हुई है, आपने पढ़ी हुई है तो बहुत ही वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी हुई है तो प्लीज इस लेक्चर को जैसे ही देखें तो फटाक से मेरे को मैसेज करें कि सर इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, हम लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताओ। तो हम उस पर कुछ लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे, बट जूम सेशन कुछ तो करा जा सकता है। ठीक है, चलो। तो इफ बोथ आर वेरिएबल, तो दोनों जब वेरिएबल होंगे तो खुद से सोचो, आपको एक फॉर्मूला याद है क्या डिफरेंशिएशन में? अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ पी क्यू याद हो, विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहा हूं सपोज, तो इसका फॉर्मूला होता है p को कांस्टेंट रखो dq बाई dx प्लस q dp बाई dx, मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो लगाएंगे इधर, तो देखो बहुत सिंपल तरीके से ये क्या आ जाएगा, m को कांस्टेंट रखो बाहर, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, मतलब ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा प्लस में, दोनों वेरिएबल है ना। अच्छा, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशिएशन में है ना सब कुछ, तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। अच्छा, अब बहुत शांति से सुने और समझे। देखो ये तो जनरल, ये जो हमने केसेस लिए, ये केसेस हमने जनरल लाइफ से ही लिए। देखो हमें पता है मास कांस्टेंट v वेरिएबल, मैं हूं, मेरा मास तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, मेरा मास कांस्टेंट रहने वाला है भाई, जो इतना मास है उतना ही रहने वाला है। मैं दौड़ूंगा तो मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी यानी v वेरिएबल रहने वाला है। तो इन जनरल जब बॉडीज दौड़ रही होती है हमारे जैसी बड़ी बड़ी, तो उसमें हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो F इक्वल टू m dv बाई dt या ma आ जाता है हमारा। क्या आ जाता है? ma आ जाता है, बिल्कुल सही है। अब v कांस्टेंट हो, मास वेरिएबल हो, तो v कांस्टेंट हो, मास वेरिएबल हो, ऐसा कहाँ होता है? सोच के देखो कहाँ होता है ऐसा। अगर आपको रॉकेट प्रपल्शन याद हो, रॉकेट प्रपल्शन आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, पर रॉकेट प्रपल्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है और नीचे अपनी गैस छोड़ता जाता है, जो भी है गैस पार्टिकल्स जो भी है वो नीचे अपना कंबशन निकालता जाता है ना, कंबस गैसेस जो होती हैं। तो यानी कि मास उसका, मतलब उसमें से मास खत्म होता जाता है, तो वेरिएबल मास है उसका, ठीक है, और वो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो v कांस्टेंट रहता है, मास वेरिएबल रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं रॉकेट प्रपल्शन, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पर इधर लिखना जरूरी है रॉकेट प्रपल्शन। ठीक, एक एग्जाम्पल रॉकेट प्रपल्शन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल वेरिएबल मास का और कांस्टेंट वेलोसिटी का आप ले सकते हो। कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं बोलेंगे, पर वेरिएबल मास का एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि ये तो चलो दोनों चीजें हैं, वेरिएबल मास भी है और वेरिएबल वेलोसिटी भी है, ठीक। पर मास वेरिएबल हो, मास वेरी कैसे कर सकता है ना,
तो ये बहुत सोचने वाली बात है पहले मतलब कि सर मास कैसे वेरी कर रहा है ना। तो उसमें हमने एक एग्जांपल लिया रॉकेट प्रोपल्शन का। रॉकेट में जो मास होता है वो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका मास वेरी करता जाता है। सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज जो हम बोलेंगे वो हम बोलेंगे कि आइंस्टीन तो जो थे उन्होंने रेस्ट मास का एक कंसेप्ट दिया था, ठीक है। एक काम करो चलो बता ही देता हूं। आइंस्टीन जो थे, ये लास्ट में लिखना, सब कुछ लिखने के बाद में लास्ट में लिखना। आइंस्टीन जो थे, आइंस्टीन ने क्या बताया था? आइंस्टीन ने बोला था कि m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक काम करो, अभी नहीं बता रहा, इसके बाद बताता हूँ शांति से, वो बहुत सारा समझ में आएगा आपको। वेरिएबल मास करके अभी एक टॉपिक ही लिखा देता हूँ, छोड़ो कोई। ठीक, तो इसका एग्जांपल ये हो गया। और बोथ आर वेरिएबल का एग्जांपल, आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद से सोच के ढूंढ से मतलब खुद से सोच के बता सकते हो यार, बहुत सारे एग्जांपल हैं कि एक पर्टिकुलर जैसे एक गाड़ी जा रही है, उसमें से रेत पीछे निकलता जा रहा है, तो उसका वेरिएबल मास है और गाड़ी एक्सेलरेट भी कर रही है, तो उस केस में हम ये वाला डिफरेंशियल फॉर्म लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, गाड़ी का एक्सेलरेशन भी है, यानी कि उसमें एम ए भी लग रहा है ना, ये भी है। उसमें मास कांस्टेंट तो नहीं है बट एम ए वाला कंसेप्ट है, एम डी वी बाई डी टी वाला कंसेप्ट भी है, और वी डी एम बाई डी टी वाला कंसेप्ट भी है, मास वेरी भी कर रहा है। बोलो सही है? एकदम सही है, ठीक है। तो चलो पॉज करो और लिख लो। नोट्स लेक्चर से ही बनाओ, क्योंकि जो मैं लिख के देने वाला हूँ वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। बिल्कुल एज इट इज लेक्चर में पढ़ाऊंगा जो, वो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। लेक्चर में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। लिखने का ऑर्डर आपको समझ आ गया होगा, सीधा लिखना है। इस स्टेप के बाद में ये 3 कॉलम्स बना देना है, वैसे लिख लेना। ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है तो प्लीज ध्यान से लिख लें इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा था वो है हमारा वेरिएबल मास। तो वेरिएबल मास के लिए आप ये 2 चीजें लिख लो। वेरिएबल मास करके हेडिंग डाल लो, उस पर ये 2 चीजें लिख लो एग्जांपल के तौर पे कि वेरिएबल मास। तो पहला एग्जांपल तो है वेरिएबल मास में रॉकेट प्रपल्शन। क्या है? रॉकेट प्रपल्शन। जो हमारा रॉकेट होता है वो जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो यहाँ से अपना गैसेस बाहर निकालता रहता है ना। तो ये जो मास है ये रिलीज होता है यहाँ से, है ना, पर्टिकुलर मास यहाँ से रिलीज होता है। तो यानी कि इसमें मास धीरे धीरे रिलीज होता रहता है टाइम के साथ में, तो यानी कि वेरिएबल मास है। डी एम बाई डी टी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। डी एम बाई डी टी एग्जिस्ट मतलब डी एम बाई डी टी यहाँ है। देयर इज चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सेकेंड चीज जो हम बोल सकते हैं वो है रेस्ट मास के कंसेप्ट के हिसाब से हम जानते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या होती है? एम होता है यहाँ पे बॉडी का एक्चुअल मास, ठीक। एम नॉट होता है यहाँ पे रेस्ट मास। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। सी इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। एंड वी इज व्हाट? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आइंस्टीन क्या बोल के गए थे, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझें। आइंस्टीन ने बोला था कि अगर कोई दुनिया की चीज किसी भी वेलोसिटी से दौड़ेगी, जैसे मैं अगर दौड़ रहा हूं तो मेरा मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं दौड़ूंगा तो मेरा मास तो चेंज नहीं होगा, है ना। मैंने वो एम कांस्टेंट मानूंगा, है ना। ऐसे सब चीजें बोली थी, वो दिमाग में चल रही होंगी, सर वो क्यों? ऐसे समझे कि मास, दुनिया की हर बॉडी का मास चेंज होगा जब वो मोशन में होगी। आइंस्टीन के हिसाब से, आइंस्टीन बोलता था एक्चुअल मास ये है जो रेस्ट मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। और वो ऐसे वेरी करता है। सपोज मैं अगर मैं कितनी स्पीड से दौड़ सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा मैं
40 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इतने से ही दौड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं दौड़ सकता। और 20 मीटर पर सेकंड भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मैं तो 10 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दौड़ सकता। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 5 मीटर पर सेकंड रखो और c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸। इसके कंपैरिजन में ये चीज तो नेग्लिजिबल है, यानी ये पूरी क्वांटिटी जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, यानी रेस्ट मास जो आपका है वही आपका एक्चुअल मास रहेगा। मतलब मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, मैं शायद कितनी भी तेज दौड़ लूं, ऐसा तो है नहीं मैं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर दौड़ पाऊंगा। स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में तो मैं बहुत धीरे दौड़ूंगा यार, दौड़ूंगा नहीं दौड़ूंगा। तो यानी कि c के मुकाबले v तो मेरा बहुत कम रहने वाला है मेरे केस में, यानी कि ये क्वांटिटी जो है ये तो जीरो ही रहने वाली है, ऑलमोस्ट रहने वाली नहीं रहने वाली। यार खुद से करके देखो, 5 का स्क्वायर ऊपर करो और नीचे करो 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो खुद से देखो ये इसको सॉल्व करो, करोगे सॉल्व तो जीरो के लगभग आएगा। तो 1 माइनस जीरो सब कुछ 1 ही है नीचे, यानी m बराबर m0 है। यानी मैं कितनी भी तेज दौड़ लूं, गाड़ी घोड़े जितनी चीजें इधर दौड़ रही है धरती पे, वो कितनी भी तेज दौड़ लें, उनका रेस्ट मास जो होता है वही उसका मूविंग मास रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज होगा, वो कंसिडरेबल नहीं होगा, वो मुझे नहीं दिखेगा, वो मुझे नहीं दिखेगा जो चेंज इन मास हो रहा है। अच्छा जी, तो कहां चेंज होगा? सोचो, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो एटम के अंदर दौड़ रहे होते हैं, उनकी स्पीड जो होती है वो अराउंड एंड अराउंड 10 टू द पावर्स में होती है, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7। तो अब यहाँ पे देखो, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है वो 10 टू द पावर 6 से दौड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड इतनी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा मान लो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 6 है। अब देखो v²/c² की वैल्यू, तो देख v की वैल्यू आप रखेगा 10 की पावर 6 का स्क्वायर, नीचे रखेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर, तो ये जीरो के पास नहीं आएगा, ये 0.5 0.2 ऐसा कुछ आएगा, यानी यहाँ पे 0.8 या कुछ बनेगा, उसका रूट लोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, सही है। अब नीचे कोई वैल्यू आएगी, यानी m जो आएगा वो m0 समथिंग आएगा, तो m की वैल्यू m0 से वेरी करेगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, ज्यादा निकलेगी, क्लियर। तो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि मास वेरी करता है जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा। बात समझ में आई? मैं तो बस इतना समझाना चाह रहा था, ठीक है। मास वेरी करेगा जब पार्टिकल मूव करेगा, पर डेली लाइफ एग्जांपल्स में वो मास का वेरिएशन हमको नहीं दिखता, इसलिए हम वहां पे F=ma का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर दौड़ रहे होंगे अंदर, तो वहां पे F=ma लगाना सही नहीं होगा, वहां पे F= चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम लगाना ही सही होगा। या फिर मोमेंटम के हिसाब से हम देख लेंगे कि मास वेरी कर रहा है या वेलोसिटी वेरी कर रही है, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में पहुंच रहा है तो वो 3 केसेस के हिसाब से जो भी केसेस लगेगा उस केस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। पॉज करें, ये तो डायग्राम मतलब जैसे लिखा है वैसे का वैसा उतार लें, बाकी मैंने समझा दिया है, और जो समझाया है वो दिमाग में रखें। वीडियो को रिपीट करके जो समझ में आया वो अपने मन से बना के लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो। नहीं लिखेंगे तो बुरे बच्चे नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है, तो ये हुआ आपका वेरिएबल मास का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने स्टेटमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं नोट्स में। न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है, सुन लो एक बार, बोल देता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें यह ना लगे मैंने बताया नहीं। अब क्या स्टेट करेगा न्यूटन का सेकंड लॉ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, force is directly proportional to the rate of change of momentum, okay, and the change in momentum takes place in the direction of force। मतलब in the direction of force का मतलब ये है, कहने का मतलब कि फोर्स अगर मैंने किसी एम बॉडी पे लगाया, ये मैं एम बॉडी रेस्ट पे रखी थी सपोज, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो ये इधर ही चलेगी ना, इधर थोड़ी चली जाएगी, तो इसका जो मोमेंटम चेंज आएगा वो इसी इधर ही आएगा ना, यानी फोर्स के डायरेक्शन में ही आएगा ना। बात समझ में आई? वेरी सिंपल, ठीक है। तो स्टेटमेंट को
रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलो, तो ये हुए स्टेटमेंट्स वगैरह की बात। अच्छा, इसके बाद जब हमने न्यूटन का सेकंड लॉ अच्छे से पढ़ लिया, डिराइव भी कर लिया, इसके बाद यूनिट्स वगैरह जो हैं फोर्स की वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूनिट्स, डायमेंशन, फोर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। चलो, फोर्स के बारे में तो नहीं कर रहे, यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में कर रहे हैं। यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा, अब फोर्स की जो यूनिट होती है, ऐसा ही यूनिट होती है एक तो, जो हमारी MKS बोल लो, है ना। फोर्स हमारा क्या होता है, हमको पता है, फोर्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है बोलो, kg मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम की सेकेंड। तो देखिए चीज क्या आई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई नहीं आई? यानी कि ऐसा यूनिट होती है फोर्स की kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूटन बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसकी CGS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो ये kg की जगह ग्राम में आएगा, मीटर को जगह सेंटीमीटर में आ जाएगा, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये CGS यूनिट हो गई। इसको हम बोलते हैं डाइन। ठीक है, चौड़ैल वाला डाइन नहीं, DYNE वाला डाइन। ठीक है, तो डाइन बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। प्रूफ भी कर सकते हो आप, अगर आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा हुआ है, वहां पे कराया भी होगा। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखनी है। और आपको याद रखनी ग्रेविटेशनल यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स? ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होती हैं सर? ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं सर? ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, देखो बेसिकली ग्रेविटेशनल यूनिट 2 होती हैं, एक SI और एक CGS। ठीक है, SI में ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किलोग्राम वेट। क्या चीज? किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स। KGF भी पढ़ते हैं इसको, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। इसका मतलब होता है बेसिकली 9.8 न्यूटन का फोर्स। 9.8 न्यूटन का फोर्स। कितना? 1 KGF बराबर 9.8 न्यूटन। क्लियर है? आप ऐसे याद रखें। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट है, याद ही रखनी है आपको। CGS यूनिट जो होती है वो आपकी हो जाएगी ग्राम वेट। क्या हो जाएगी? ग्राम वेट। तो इसको चेंज करोगे आप तो ग्राम वेट के हिसाब से ये जो चीज आएगी ये आपकी 980 डाइन के बराबर आती है। किसके बराबर आती है? 980 डाइन के बराबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्राम वेट मतलब डाइन। CGS में कन्वर्जन, SI का SI में कन्वर्जन। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट्स से रिलेटेड। बाकी डायमेंशंस भी आप लिख सकते हो। डायमेंशंस ऑफ फोर्स, बोलो डायमेंशंस कैसे निकालोगे? तो फोर्स के डायमेंशन निकालने हैं, यानी मोमेंटम में चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम का डायमेंशन होता है T। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का हो गया m, चेंज का भी वही होगा ना, तो मास का हो गया m और वेलोसिटी का हो गया LT-1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायमेंशंस क्या मिलेंगे? MLT-2 मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? डायमेंशंस फोर्स के क्या हैं? MLT-2। MLT-2 याद रखना। पॉज करो, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है सब लिख लो। ओके,
चलो इतना सब हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको डालनी है हेडिंग, वो बेसिकली है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। कौन सा फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने मोशन इन अ प्लेन पढ़ा हुआ है। मोशन इन अ प्लेन में बेसिकली ऐसी बात कर रहे हैं हम एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन अगर मैं कंसिडर कर लूं, है ना, तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो या 10 डायरेक्शन में 50 डायरेक्शन में लग रहे हो यार, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कंपोनेंट फॉर्म बोल देंगे। कहने का मतलब ये है कि सपोज जो फोर्स है हमारा वो कुछ ऐसा है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। फोर्स तीनों डायरेक्शन में है, तो मोमेंटम जो होगा वो भी तीनों डायरेक्शन में होगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। पी वाई पी एक्स पी जेड ये बेसिकली क्या है? मोमेंटम इन एक्स वाई एंड जेड। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या है? मोमेंटम इन फोर्स इन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और दिस इज बेसिकली ये जो चीज है ये हमारा हो गया फोर्स और ये हमारा हो गया मोमेंटम, ठीक है। और कौन सी क्वांटिटी लिंक होगी यहाँ पे? एक्सेलरेशन होगी लिंक। एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्सेलरेशन आएगा ना फोर्स लगने पे। अच्छा, तो कंपोनेंट सिस्टम का मतलब ये है कि हम अलग अलग, जैसे कंपोनेंट में डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स dp बाई dt ऐसे लिखे। ये सबसे अच्छा तरीका है लिखने का न्यूटन का सेकंड लॉ, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, p इज वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट न्यूटन सेकंड लॉ। f इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है सर। f की जगह मैं क्या लिख दूं? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। क्लियर है? इसको अगर मैं करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, देखो डी पी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी पी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी पी जेड बाई डी टी के कैप। आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं फालतू के, समझो मेन बात क्या है। मेन बात ये है, मैंने बोला कि कोई बॉडी थी, उसके तीनों डायरेक्शन में फोर्स थे, तो तीनों डायरेक्शन में मोमेंटम था, तो तीनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी था, ठीक है। चलो, तो बॉडी के लिए मेरे को एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो उसका फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम लिखा जाएगा, ठीक, सही है। अच्छा, इसको ये लिख दिया। एफ हमें पता है तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, पी तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में। जब मैं यहां पहुंचा बेसिक मैथमेटिक्स स्टेप्स के बाद, तो मैंने बोला इन दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर करते ही जब वेक्टर हमको पता है, तो आई वाला आई के इक्वल, जे वाला जे के इक्वल, के वाला के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब दो वेक्टर्स अगर इक्वल दिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल दिया है, मतलब इसका आई कंपोनेंट इसके इक्वल, जे कंपोनेंट के इक्वल, के कंपोनेंट के इक्वल। यानी मैं बोल सकता हूं एफ एक्स जो है वो डी एक्स बाई डी टी है, एफ वाई जो है वो डी वाई बाई डी टी है। सिमिलर वे में एफ जेड जो है वो आप खुद जानते हो डी पी जेड बाई डी टी है। क्लियर है? या फिर आप और अच्छे से लिखना चाहो तो डी एफ एक्स अगर डी पी एक्स बाई डी टी है, तो यहाँ पी एक्स की जगह एम वी एक्स रखूंगा, और एम को कांस्टेंट अगर मानूं तो मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स है, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई है, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड है, व्हेन एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो जनरली 95% सवालों में आपका एम कांस्टेंट ही रहेगा। 5% सवाल आपको मिलेंगे कहीं भी जिसमें एम वेरिएबल होगा, तो उस पर ध्यान देना, बस मैं ये कहना चाह रहा था। इसलिए मैंने वो वेरिएबल मास वाला कंसेप्ट बहुत देर तक समझाया, ठीक है। बाकी 95% आपने जो 9th में रटा है एफ इक्वल टू एम है, वही काम आने वाला है। पर ये याद रखना, ये एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ है, इसकी कंडीशन है ये। क्लियर है? तो एक कंपोनेंट फॉर्म हो गया।
अब कंपोनेंट फॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है इसमें? सीधी सी बात है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हम F इक्वल टू एम ही पढ़ रहे थे, वो तीनों डायरेक्शन में लग सकता है। अब एक बॉडी है, उस पर 3 डायरेक्शन में फोर्स अगर लग रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं मैं इसका अलग करूंगा, उसका अलग करूंगा, उसका अलग करूंगा, मतलब ऐसा तो है नहीं तीनों का साथ में करूंगा। अलग अलग कर लूंगा तो आसान हो जाएगा, करूंगा मैं अलग अलग करूंगा तो आसान हो जाएगा। देखो अलग अलग सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा, तीनों का साथ में करते तो डिफिकल्टी आती। बात सही है। और भी आप अगर समझें सिग्निफिकेंस इसका कंपोनेंट फॉर्म का ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। यानी Fx वाले ने Px को चेंज किया, Py पे उसका कोई इफेक्ट नहीं था। बात समझ में आई? यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगा उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, या मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? मोशन अंडर प्रोजेक्टाइल ले सकते हो। ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैंने यहां से इसको छोड़ा, ऐसे गिरा ये, ठीक है, प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती थी, वर्टिकल वेलोसिटी पहले घटती थी फिर बढ़ती थी, है ना। तो उसका क्या रीजन था? जब वो ऊपर जाती थी, है ना, तो इस पूरे मतलब पूरी सिचुएशन के दौरान, प्रोजेक्टाइल के दौरान फोर्स कहां था? फोर्स सिर्फ ग्रेविटी वाला था, नीचे की तरफ, कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था। यानी कि जो भी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा था, पहले कम हुआ, घटा मोमेंटम, फिर मोमेंटम बढ़ा, या वेलोसिटी एक ही बात है, क्योंकि वेलोसिटी घटेगी तो मोमेंटम भी घटेगा जब मास कांस्टेंट हो, है ना, मास कांस्टेंट हो। ठीक है, हम मास कांस्टेंट मान रहे हैं तो मास कांस्टेंट मान के हम बोल सकते हैं इसका यहां तक आते आते मोमेंटम घटा और ऐसे आते आते मोमेंटम बढ़ा। तो कहने का मतलब ये कि इसका मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रहा है ना, ऊपर नीचे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके मोमेंटम पे या वेलोसिटी पे बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है ना, और फोर्स नहीं है तो उस डायरेक्शन में कोई मोमेंटम ही नहीं आएगा, कोई चेंज इन मोमेंटम ही नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इसलिए कंपोनेंट फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो उसी डायरेक्शन का काम करो, जिसमें फोर्स ही नहीं है वहां मोमेंटम की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? बाकी कंपोनेंट फॉर्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि तीन चार डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हों, तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं चारों डायरेक्शन को अलग अलग मान के सॉल्व कर लूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पॉज करें, लिख लें। ये लिखना है, ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ओके, तो ये हुई हमारी कंपोनेंट फॉर्म की बात। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है, जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि सवालों पे आऊं, है ना, और जल्दी जल्दी ये चैप्टर खत्म करें, नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचे। चल, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है हमारा 4 important implications ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का 4 इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला तो बहुत सिंपल है कि F इक्वल टू एम है जब m कांस्टेंट हो। दूसरा, अगर F 0 है तो A 0 होगा। ठीक है, F 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा यानी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट। बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट यानी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट यानी इनर्शिया फॉलो करेगी, यानी फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया कि अगर फोर्स 0 ले लो तो एक्सेलरेशन 0, बॉडी रिमेन्स इन स्टेट। तो देखो सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ प्रूफ कर दिया, नहीं कर दिया, है ना। इफ दिस 0 तो F इक्वल टू एम ए से A 0, तो बॉडी रिमेन्स इन स्टेट, इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और इन रेस्ट, इन व्हाटएवर इट इज। ठीक है, अच्छा। तीसरा है इट इज अ लोकल रिलेशन। इट इज अ
लोकल रिलेशन, इसको समझें, इंपॉर्टेंट है। लोकल रिलेशन का कहने का मतलब ये है कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी जो होल्ड कर रहा है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहा है। F इक्वल टू एम ए जो होल्ड कर रहा है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहा है। अब जैसे ट्रक है, चलते जा रहा है, ठीक है, तो यहां से यहां तक टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसने जो भी एक्सेलरेशन था, ठीक है, सपोज पहले 10 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, पर अगले 15 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है, लेट्स से। तो ऐसी चीज में आप बोल सकते हो कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का एक पहले वाले के लिए जो फोर्स निकालेंगे वो F इक्वल टू एम ए उतने टाइम के लिए लगाएंगे, या F इक्वल टू डी पी बाई डी टी उतने टाइम के लिए लगाएंगे, है ना। और जब दूसरे वाले टाइम के लिए निकालेंगे तो वो उस टाइम के लिए अलग फोर्स आएगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब लोकल रिलेशन है, एक जगह पे उस जगह की बात होगी, उससे पहले और बाद में क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। और लास्ट जो इम्प्लीकेशन हम बोल सकते हैं वो हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि इट इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल बॉडी, मतलब पार्टिकल बॉडी, पार्टिकल जितनी बॉडी मानूंगा तो एप्लीकेबल होगा, मतलब तब एप्लीकेबल है, बट ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द सिस्टम एज अ होल, ऑन द सिस्टम एज अ होल, मतलब सिस्टम को एक मान के अगर उसमें F इक्वल टू एम ए लगाना चाहूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये M है और इसके ऊपर ये M ऐसे रख दिया, ऐसे फोर्स लगाया, बोला कितना एक्सेलरेशन आएगा तो आप फटाक से बोल दोगे फोर्स लगा है F अपॉन टोटल मास 2m। सिस्टम को होल मान के कर लिया मैंने। बात समझ में आई? सिस्टम को होल मान के कर लिया मैंने। क्लियर हुआ नहीं हुआ? है ना। तो ये 4 मेन इंप्लीकेशन है, यानी मेन सीख है हमारी न्यूटन के सेकंड लॉ की। बात समझ में आई? पॉज करें, लिख लें। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे अभी वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। क्या चीज? कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। क्या होता है ये कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास? हमने मास के बारे में, इनर्शिया के टाइम पे मास के बारे में एक बात करी थी कि इसका मास ज्यादा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा, यानी उसको हिलाना मुश्किल। बात समझना, उसकी स्टेट चेंज करना मुश्किल, है ना। बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये। देखो हमने 2 बॉडीज मान ली, सपोज क्या मान ली? 2 बॉडीज, एक m1 मास की और एक m2 मास की, और मैंने बोल दिया कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, ठीक। और दोनों पे मैंने सेम फोर्स लगाया, इस पे भी F और इस पे भी F। तो इसमें एक्सेलरेशन जो कुछ आया वो a1 आया, और इसमें एक्सेलरेशन जो आया वो कुछ a2 आया। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इस केस में देखो फोर्स की जगह मैं लिखूंगा m1 a1 और इधर मैं लिखूंगा m2 a2। क्लियर है? इसके लिए ये लिखूंगा, इसके लिए ये लिखूंगा। सही है? सही है। अब मुझे पता है m1 ग्रेटर देन m2 है, सिंस अगर ये m1 m2 से बड़ा है तो सोचो खुद, m1 अगर बड़ा है तो इसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कम मिलेगा, यानी a2 इज ग्रेटर देन a1। अगर मैं बोल सकता हूं ना कि a2 इज ग्रेटर देन a1,
अगर ये गिवन था m1 इज ग्रेटर देन m2, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, तो इसलिए मास को ना मैंने एक डेफिनेशन दे दी। मैंने मास के लिए बोला यहां से कि m बराबर F अपॉन A। क्या बोल दिया मैंने? m बराबर F अपॉन A।